नमस्कार। आज की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत। और आज की खास मुलाकात में खास मेहमान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी। किस तरह इनकी राजनीतिक सफर रहा, किस तरह उतार चढ़ाव आए, उनको लेकर खास बातचीत आपसे करेंगे। क्योंकि किस तरह से उनको देखकर प्रभाव और किस तरह से उनको राजनीतिक में उस तरह का पढ़ाव जो कदम इन्होंने रखा उसको बात करेंगे। आरएसएस के संघ के कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक तक का सफर किस तरह का रहा और किस तरह की इन्होंने चुनौतियां देखी। क्योंकि शायद कितना लंबा अंतराल इनको हो चुका है, शायद आपके जहन में अभी तक नहीं आया होगा। इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सर आरएसएस के संघ के कार्यकर्ताओं से लेकर उद्योगपति तक का सफर और विधायक तक का सफर, सर क्या कहना चाहेंगे सर इस सफर के बारे में? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ। निश्चित रूप से मेरा परिवार हमेशा से देश प्रेम की भावना से उत्प्रेरित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था। तो निश्चित रूप से परिवार के जो हमारे संस्कार थे, उसी संस्कारों के कारण मैं भी बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयं शाखाओं में मैंने जाना शुरू किया। हमारे यहाँ बाल्यकाल स्वयंसेवक के रूप में 1974 से मैं संघ की शाखाओं में हमेशा जाता रहा। और निश्चित ही जैसा आपने बोला कि अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद हर माता पिता की इच्छा रहती है कि बच्चा अपने करियर बनाने की तरफ सोचे। तो मैंने 1979 में अपना व्यापार बल्लौड़ में चालू किया। जी उद्योगपति रहे सर, फिर उसके बाद मुड़ा विधायक की साइड रहा, फरीदाबाद की जनता को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विधानसभा में विधायक हैं। किस तरह से एक छोटे से गांव होडल में जन्म हुआ, हतीन में माफी चाहूंगी, हतीन में जन्म हुआ, फिर उसके बाद विधानसभा फरीदाबाद को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस तरह का सफर रहा, किस तरह की चुनौतियां सामने आई? सर एक उद्योगपति से लेके एक विधायक तक का बिल्कुल मानसिकता अलग होती है, तो कभी अपने आप को एडजस्ट होने में, कभी संतुलन बिठाने में कभी आपको परेशानी नहीं हुई? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मन में एक समाज के प्रति सेवा की भावना बचपन से ही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाते हुए समाज को कितना हम दे पाते हैं, ये भावना थी। और साथ ही साथ जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय भी स्टूडेंट यूनियंस के चुनाव में हिस्सा लिया। उसके बाद निश्चित ही जैसे मैंने बताया 1979 में अपना करियर बनाने के लिए अपना व्यापार इंडस्ट्री बल्लौड़ में स्टार्ट की। और मन में जो इच्छा थी कि डायरेक्टली समाज सेवा से कैसे जुड़ा जाए, तो 1991 जब हमारे हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने थे, उस समय से लगातार एक्टिव राजनीति में हमारे जो उस समय के संघ के अधिकारी थे उनसे आज्ञा लेकर मैं डायरेक्टली भाजपा की राजनीति में जुड़ गया। और तब से कंटिन्यूस पार्टी के कामों में कुछ ना कुछ मेरे को दायित्व पार्टी ने दिया। उन्होंने मेरे को इस लायक समझा क्योंकि 1991 से जब मैं पार्टी के साथ जुड़ा, उन चुनावों में हमारे यहाँ से उस समय के उम्मीदवार बनाए गए थे आनंद शर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छे वोट उस समय लिए थे। कुछ वोटों से वो जीत नहीं पाए थे, पर हमें आगे का सफ़र तय करना था। तो उसी समय 1994 में बल्लौड़ के मंडल अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई, जो कि कंटिन्यूस मेरे कार्यकाल में 96 का विधानसभा का चुनाव आया कि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, उसमें हमें दोनों चुनावों में भारी सफलता मिली। तो एक खुशी का वातावरण था कि अपने अध्यक्षता के रूप में या कार्यकर्ताओं के साथ मिलके कितना उत्साह पैदा किया पार्टी में। तो दोनों सीटें पहली बार फरीदाबाद में कमल खिला था। और फरीदाबाद में 3 विधानसभा सीटें होती थी, उस समय तीनों सीटें हमने जीती थी। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी मेवला महाराजपुर से, चंद्र भाटिया जी NIT से और आनंद शर्मा जी बल्लौड़ से जीते थे और रामचंद्र बेंदा जी लोकसभा का चुनाव जीते थे। तो सफ़र ऐसे ही चालू रहा। पार्टी ने हमेशा लगातार 3 बार मुझे मंडल की जिम्मेवारी दी। 2000 तक मैंने मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाली। उसके बाद भी पार्टी ने 2000 में जब हमारे यहाँ से पंडित रामविलास जी शर्मा ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद 96 की जीत के बाद पुनः हमें दोबारा हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करते हुए आपको पता है कि 2019 में पार्टी ने मुझे फरीदाबाद से विधानसभा का टिकट दिया। 2019 में विधायक बने, ओल्ड विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेंद्र गुप्ता
कि किस प्रकार से जनता ने भारी मतों के साथ इन्हें विजय का ताज पहनाया और किस प्रकार से सबसे ज़्यादा जितने भी विधायक हैं, सबसे ज़्यादा दौरे पर रहने वाले विधायक यही विधायक हैं जो लगातार जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं और लगातार अपने कैडे रुख से कहे तो अपने कैडे रुख से नजर आते हैं कि अधिकारियों को फटकार लगाते भी पीछे नहीं हटते हैं। सर, आपका जहां विनम्र स्वभाव सभी ने देखा है, वह अधिकारियों के बीच में आप एक दबंग बन के उनके बीच में भी रहते हैं, उन्हें फटकार लगाते भी अक्सर ही दिखाई देते हैं। तो सर, कहीं आप दौरे पे जाते हैं तो व्यवस्था में अव्यवस्था देखते हैं या व्यवस्था में अव्यवस्था है, अव्यवस्था में व्यवस्था देखते हैं? सर देखिए, तो काफी बातें सुनने में आती है पर धरातल पे कुछ और निकल कर आती हैं। देखिए, एक जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। जनता ने बहुत विश्वास के साथ भारी बहुमत से अपना एक प्रतिनिधि चुनती है और वो ये उम्मीद करती है कि वो प्रतिनिधि जमीन पे रहकर अधिकारियों से तालमेल बिठाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें। तो मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि जनता ने जिन आकांक्षाओं के साथ मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, मैं उन पे खरा उतरूं। तो उसी उद्देश्य के साथ मैं हमेशा लोगों के बीच में भी रहता हूं और सारे अधिकारियों से संपर्क में रहता हूं। जहां जहां मुझे कुछ कमियां मिलती हैं, मुझे लगता है कि अगर मुझे अधिकारी की कार्यप्रणाली से लगता है कि प्यार से बात नहीं बनेगी तो थोड़ा सख्त शब्दों में भी बात करनी पड़ती है। तो धमकाने की ऐसी कोई भावना नहीं होती। भावना होती है कि काम उस अधिकारी की कैसी नीयत है, वो प्यार से काम कर सकता है या थोड़ा सख्त लहजे में काम करेगा। तो मेरा वो दायित्व को निभाने के लिए, क्योंकि जैसा कि पता है कि बरसात की सीज़न है, तो अभी भी मैंने आज भी आपके स्टूडियो में आने से पहले, क्योंकि आपको पता है कि पूरा गर्मी का दिन है, सैटरडे अधिकारी भी छुट्टी पे रहते हैं, कमिश्नर एमसीएफ के साथ जितने डिस्पोजल्स हैं उन सबका दौरा किया है कि आने वाला समय बरसात में पानी की जल भराव ना हो फरीदाबाद में। मेरा नैतिक दायित्व बनता है अधिकारियों को लेके सारे डिस्पोजल्स को चेक करने के बाद जो जो कमियां हमें मिली हैं उनको भी हम दूर करने के लिए दौरा करने का मतलब ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ यही है कि उस समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी करा दें और जनता को दिक्कत ना हो। इसी तरह सड़कें, जैसे आपको पता है कि आज से 5 महीने पहले पूरे फरीदाबाद में एक मीम इस तरह की भावना ऐसा चला दी कि भाई खुदा कहाँ है, तो खुदा फरीदाबाद में है, ऐसा कुछ बोलते थे लोग। तो मैं सभी से कहना चाहता था कि कोई सड़क टूटती है तो उसको खोदने के बाद, पूरी तरह से निकालने के बाद ही नई सड़क बनती है। तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमारे जो विरोधी हैं वो थोड़ा भ्रम पैदा कर रहे थे, पर मेरी जनता को विश्वास था और वही विश्वास आज हम 60-70% काम पूरा कर चुके हैं। सभी रोडों का आपको पता है कि कितनी सीमेंटेड सुंदर रोड बनी है, क्योंकि जब से फरीदाबाद बना 81 से आज तक वो तारकोल की रोड थी, हमेशा हर साल उनको रिपेयर कराते थे। पहली बार ऐसी रोड, सुंदर रोड बनी, आपने देखा भी होगा। मेट्रो हॉस्पिटल के सामने की रोड अभी 50-60% काम उस पर हो चुका है। अभी ड्रेनेज का काम उस पर चालू है। फिर हम उस पर फुटपाथ बनाएंगे। 15A और 16A की डिवाइडिंग रोड जो है उस पर भी 50-60% काम हो चुका है। हमने उस पर ट्रैफिक को चालू कर दिया इन दोनों रोडों पे। बाकी के साइड के जो ड्रेनेज वगैरह के काम है वो अभी चालू हैं। इसी तरह से हमारी जो YMC, उससे पहले जो हमारी कोर्ट रोड थी जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या थी, पूरे ज़िले के लोग आते हैं, उसमें भी हमने बहुत काम किया है। उसमें 70% तक काम हो चुका है, बहुत सुंदर रोड बनाई है। इसी तरह से YMC रोड पे काम चालू है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को और आपके चैनल से और भी जो जुड़े हुए लोग हैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी थी उसको 100% पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूं कि अभी 2 साल वैश्विक महामारी कोरोना की आई, तो जो डेवलपमेंट के काम थे उनकी स्पीड बहुत कम हो गई थी, ना के बराबर काम हुए थे। तो ये जो 6 महीने के काम हैं उसमें आपको भी दिखाई दे रहा है, पूरी फरीदाबाद की जनता को दिखाई दे रहा है। और आगे आने वाले जो 2-2.5 साल हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब से हमारा ये फरीदाबाद विधानसभा 89 बना है या हरियाणा बना है, इस विधानसभा में किसी भी पार्टी के विधायक ने इतना डेवलपमेंट के काम के लिए पैसा नहीं लगाया होगा, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उनकी तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे को है कि जब कोई अच्छी स्कीम मैं लेके जाता हूँ तो तुरंत उसका पैसा हम लोगों को आवंटित करते हैं। और आगे भी मुझे विश्वास है कि बहुत तेज़ी से हम लोग काम करेंगे और एक जो रिकॉर्ड है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कराने का इस टेन्योर में हम वो बनाएंगे।
किस तरह अपने ऑफिस में जनता दरबार लगाकर हमेशा जनता से और अपनी पब्लिक से घिरे दिखाई देते हैं और किस तरह लोगों को आगे बढ़े अपनी प्रेरणा के साथ उत्साहवर्धन उनका करते रहते हैं, चाहे वो हेल्थ कैंप हो या बुजुर्गों के लिए कैंप हो। तमाम तरह के कैंपों से इनका खुद ऑफिस में लगते हैं और खुद उनके बीच में अक्सर ये दिखाई देते हैं। जनता दरबार के बीच जनता की समस्याओं को सुनते अक्सर नजर दिखाई देते हैं। सर, आपकी बात करें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और आपके बीच में अक्सर खिंचाव की बातें कुछ सामने आती हैं, तो क्या लगता है कि मनभेद है या मतभेद है? सर, काफी चीजें सुनने में आई है, तो ऐसा देखिए, सुनने में देखिए, देखने में कुछ और होता है और सच्चाई कुछ और होती है। मेरा छोटा भाई है, पूर्व कैबिनेट मंत्री है, हमारे में कोई खिंचाव नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता है, 5 साल विधायक रहा, मंत्री रहा, तो मुझे नहीं लगता ऐसी सब विपक्षी लोगों की बात है। कोई ऐसी खिंचाव वाली बात नहीं है। समय पे मिलते रहते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में बात होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ना मनमुटाव है, ना मनभेद है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इनके कार्यकाल में कोरोना का समय भी आया, किस तरह से उनको काम बंद रहे, किस कामों को जो है स्थगित कर दिया गया कुछ समय के लिए, कुछ समय जो है उसमें अब इस काम करवा रहे हैं। किस तरह विकास कार्यों की गति जो है धीमी रह गई थी, फिर से अब गति जो है विकास कार्यों ने पकड़ ली है। सर, काम करने की इच्छाओं को लेकर किस तरह से आप संतुष्ट हैं और अपने कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम आप करना चाहते हैं, करेंगे, जो मील का पत्थर आपके कार्यकाल में सिद्ध होगा? देखिए, कोई एक काम ऐसा नहीं है जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि सुबह जब उठता हूँ तो मुझे हमेशा फरीदाबाद विधानसभा कैसे नंबर 1 बने और कैसे स्वच्छ हो, क्योंकि चुनावों में मैंने लोगों से वायदा किया था कि डस्ट फ्री फरीदाबाद हम देंगे। और उसी कड़ी में आपको सबको पता है कि मैंने अपनी खुद की स्वीपिंग मशीन इटली से इंपोर्ट की थी और वो भी आज भी सड़कों पे चलती है। पर सड़कों की हालत, बीच में तारकोल की सड़कें थी, बिटुमिन की सड़कें, और पिछली बरसात में 50 साल का रिकॉर्ड टूटा था। अधिक बारिश होने के कारण अधिकतर रोड टूट गई थी। अब उनमें सब में कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक काम ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूँ कि कामों की बहुत बड़ी फहरिस्त है। बरहाई तालाब को उसके बहुत सुंदर रूप में हम फरीदाबाद की जनता को समर्पित करेंगे, जहाँ एक बहुत सुंदर तालाब होगा, उसके आसपास घूमने की जगह होगी, उसके जो धार्मिक स्थल मंदिर बना हुआ है उसको भी रेनोवेट करेंगे। और एक सबसे बड़ा काम फरीदाबाद में होने जा रहा है, मल्टी लेवल कार पार्किंग नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं। हमने ओल्ड फरीदाबाद में एक जगह खाली की थी जिसको ओल्ड सब्जी मंडी बोलते हैं। मल्टी लेवल कार पार्किंग वहाँ बनाने जा रहे हैं और शॉपिंग कम्प्लेक्स उसके आसपास की जगह में बनाएंगे। बहुत सुंदर स्थान बनने जा रहा है। बहुत से ऐसे काम हैं। एक तालाबों का रेनोवेशन माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, जो कि रूरल में ज़्यादा एक्टिव रूप से कार्यरत थी। पूरे हरियाणा में शहरी क्षेत्र में, मेरे अपनी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार 3 तालाबों का रेनोवेशन हम करने जा रहे हैं। सिही पॉन्ड, जो कि हमारा नेचुरल ढलाव था, 7 सेक्टर 8 सेक्टर का पानी वहाँ जाता था, समय के अनुसार वहाँ पे लोगों ने उसमें मलबा डाल के कब्जे कर लिए थे। 12.5 एकड़ ज़मीन नगर निगम की थी, तो 9.5 एकड़ अभी खाली है। उसमें हम पॉन्ड को रिवाइव करने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगली बरसातों से पहले हम उस काम को पूरा कर लेंगे। जल्दी ही उस पर काम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सुंदर तालाब बनाएंगे। तालाब ऐसा तालाब होगा कि शाम को लोग वहाँ घूमने जाएं, आसपास घूमने का स्थान बनाएंगे, बैठने के लिए स्थान बनाएंगे, अच्छी लाइटें लगाएंगे। तो 3 तरह से फ़ायदा उसमें होगा। एक तो वहाँ आसपास के क्षेत्र का वाटर लेवल बढ़ेगा, STP ट्रीट करके पानी को उस तालाब में भरेंगे और जो जल भराव की समस्या उससे मुक्ति मिलेगी। इसी तरह मेरे बुढ़ाना गांव में बहुत बड़ी पानी भराव की समस्या है, वहाँ भी हम तालाब को रेनोवेट करने जा रहे हैं। तो इस तरह के अनेक काम है। सड़कों के बारे में मैंने आपको बताया है और बहुत सी योजनाएं मेरे दिमाग में है, जब वो धरातल पे आ जाएंगी, क्योंकि हम भाजपा के कार्यकर्ता घोषणाओं में विश्वास नहीं करते। हम उद्घाटन भी करना चाहते हैं और करते हैं, और उसका इनॉर्गेशन के बाद में, जब उसका बनाने के बाद उसका उद्घाटन या उसका दोनों काम पूरा करते हैं। भराई जो तालाब इन्होंने बताई, काफी आस्था का केंद्र भी सर वो भराई का जो तालाब है वो है, जिसमें आपने मंदिर की भी जिक्र किया। तो सर वहाँ पे काफी तरह की दिक्कतें, जैसे कि कूड़े का वहाँ पर काफी भंडार हो चुका है, उस तरह को आस्था के केंद्र को भी ध्यान रखते हुए किस तरह से देखते हैं सर वहाँ? देखिए, वहाँ पहले हमने खत्ता बना हुआ था, अभी 1 महीने पहले उस खत्ते को हमने हटवा दिया है। अब देखेंगे जाके, वहाँ कोई खत्ता वत्ता नहीं है। और जहाँ तक उस मंदिर के रेनोवेशन की बात है, 14 करोड़ रुपए के आसपास का काम है। टेंडर अलॉट कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में उसमें काम हम चालू करा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने समय लिया है
जैसे ही उनका समय मिलेगा और उसका काम का हम शुरुआत कराएंगे और बहुत ही जो आस्था का प्रतीक बराही तालाब उसको उसी आस्था के अनुरूप हम बनाने जा रहे हैं। फरीदाबाद को इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है सर, आप एक उद्योगपति के सोच विचारों पर भी चलते आए हैं, तो क्या लगता है फरीदाबाद में जो लोग उद्योग करने दूर दराज से आते हैं और जो खुद फरीदाबाद के ही निवासी हैं, उनके लिए उद्योग के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में सर उन्हें किस तरह के वायदे जो हैं आपके द्वारा दिए गए हैं और दिए जाएंगे सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमेशा चाहते हैं कि हमारी प्रदेश की जनता को, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाए। और जो भी उद्योगपति हमारे पास अपनी कोई भी समस्या, क्योंकि मैं फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी था एमएलए बनने से पहले जी। तो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में सभी संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ, तो सभी इंडस्ट्रीज के साथी दोस्तों से मैं बात करता रहता हूँ और जो समस्या मेरे संज्ञान में आती हैं मैं अधिकारियों तक उनका निदान करने की कोशिश करता हूँ। और जो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने की ज़रूरत है, उनको मैं हमेशा उनके संज्ञान में लेकर उनके निदान कराने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज़ का स्कोप बहुत अच्छा है और अभी ग्रोथ भी फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज में हो रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फरीदाबाद और नई ऊंचाइयों पर पहुँचेगा। धन्यवाद सर। तो आपने देखा विधायक नरेंद्र गुप्ता जी थे जो अपने विनम्र स्वभाव के चलते जाने जाते हैं और किस तरह से जनता का प्रेम इनसे है और इनका प्रेम जनता से। हम तमाम विकास कार्यों को लेकर इन्होंने आपके बात भी बताई कि किस तरह के काम है, किस तरह के रहते हैं और कितने काम पूरे हैं और क्या सपना लेकर ये आगे चल रही हैं। तो इस खास मुलाकात में इस खास मेहमान से हमने आपको मिलाया। ऐसी खास मुलाकात में अगले कार्यक्रम में बने रहिए। नमस्कार। धन्यवाद।